हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल होटल रिव्यूज़ के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि बहुत ही डरावनी कहानी, जिसे हमारे ही एक यूज़र ने हमें भेजा है। और उसने स्पेशली कहा है कि मैं इस कहानी को शामिल करूं अपने चैनल के अंदर। और इस पर्सन का अपना रियल टाइम जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये एक रियल घटना के ऊपर बेस्ड कहानी है। पर मेरा ये मकसद नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से कि मैं अंधविश्वास को फैलाऊं। और अगर किसी भी रूप में ये आपको मेंटली परेशान करती है या फिर आपको परेशान करती है, तो इसे आप मात्र एक एंटरटेनमेंट के तौर पर लें, एक मनोरंजन के तौर पर लें। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये एक पहाड़ उत्तराखंड के पहाड़ी गांव की कहानी है। और इस कहानी के सभी नाम और पात्र बदले हुए हैं। और इसका किसी भी जीवित और मृत से कोई भी संबंध नहीं है। यह हॉरर स्टोरी गांव दीवानपुर की है। गांव दीवानपुर में काका थे त्रिभुवन। त्रिभुवन काका थे, उनके पास बहुत सारे जानवर थे, गाय थी, बकरियां थी। वो उनका दूध बाज़ार में बेचते थे और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वो रोज़ सारा सुबह निकालने के बाद गायों को लेकर गांव के आसपास जंगल होते थे, नदी किनारे, कभी ताल, कभी जंगल में घूम घूम के दिन भर उनको चराते थे। और शाम ढलते ही वो घर की ओर आ जाते। दिन भर वो घर के बाहर रहते थे, इसलिए भूख मिटाने के लिए अपना नाश्ता पानी साथ लेके चलते थे। कभी रोटी, कभी सत्तू, दूध, दही, मट्ठा और जंगल में उगने वाले फल खाते थे। खा पी के मस्त रहते थे, पेड़ों के नीचे सोते थे। बस इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था और वो अपनी इस लाइफ से काफ़ी खुश भी थे। प्यास लगने के जब भी उन्हें कोई प्यास लगती तो जंगल में कोई नल, ट्यूबवेल या फिर खेतों में ट्यूबवेल लगा होता था। नदी के पानी पीकर वो अपनी प्यास मिटा लिया करते थे। और ठंड के दिनों में तो पानी साथ ले जाने का मतलब भी नहीं होता था, क्योंकि ठंड के दिनों में कहीं से भी पानी मिल जाता था। गर्मियों के दिन में वो पानी साथ लेके नहीं चलते थे, क्योंकि गर्म हो जाता था पानी। बोर होने पर वो पेड़ के नीचे सोते, गुनगुनाना अपने पुराने गाने गाते। और इसी तरह से वो अपने जीवन में मस्त थे। तो एक बार क्या होता है, ये त्रिभुवन काका थे हमारे, ये बहुत बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, एक हफ्ता बीता, कोई आराम नहीं मिल रहा था। उधर गायों का भी बुरा हाल था। उन्हें तो पूरे के पूरे चमोली ज़िले में घूम घूम कर खाने की आदत थी। तो उनका भी बहुत रंभा रंभा के बुरा हाल था। गायों ने शोर मचा रखा था, जानवर परेशान थे। काका की पत्नी पुवाल वगैरह गायों को खाने को देती, पर गायें तो उसे खाती भी नहीं, देखती भी नहीं, मानो कि गाय तो अनशन पे बैठी हो। तो दिन भर खूंटे को इधर उधर घुमाकर पूरी ज़मीन पर गोबर कीचड़ कर देती थी। कुछ गायें तो इतनी सियानी थी कि जो उनके खाने की नाद होती है उसके अंदर पैर खड़े डालकर खड़ी हो जाती थी। उनका हट देखकर तिरुवन काका बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उनको जाके जंगल में चरा पाएँ, क्योंकि बहुत कमज़ोर थे, तबीयत उनकी ख़राब थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने साले के एक लड़के को बुला लिया। उनके साले का लड़का राकेश था, जो 17 साल का था, पर बहुत ही होशियार था। और उनके घर भी गाय थी। तो दूध दही खाकर वो काफ़ी हट्टा कट्टा गबरू जवान था। और उसको देखकर कह नहीं सकते थे कि वो 17 साल का लौंडा है। उसके मांसपेशियाँ काफ़ी अच्छी थीं, स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था। तो उसने आते ही तिरुवन काका के सारे काम संभाल लिए। वह जंगल जाता, जानवरों को भी चराता और पेड़ों की छायाओं में बैठ के अपनी किताबें भी पढ़ता। इस चीज़ से त्रिभुवन काका थे वो काफ़ी खुश हुए। गर्मी का दिन था, खेतों के पास घास उगी थी और घास धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और जो त्रिभुवन काका का लड़का था राकेश, उसको इलाके की पूरी जानकारी भी नहीं थी।
तो उसने सोचा कि जंगल में घास होगी, तो अपने जानवरों को जंगल में लेके पहुंच गया। अब धीरे धीरे जानवर चरते चरते घने जंगल में पहुंच गए और उसे पता ही नहीं लगा कि घने जंगल में धीरे धीरे वो पहुंच गए। दोपहर का समय था, पर ऐसा लग रहा था कि शाम के 7 बज गए, इतना अंधेरा जंगल में था। राकेश को प्यास भी लग रही थी और पानी गर्म होने की वजह से उसने अपना पुराना पानी था जो साथ लाया था वो गिरा दिया था। तो अब वो इधर उधर जंगल में पानी की तलाश करने लगा और कोई पानी का स्रोत ढूंढने लग गया जहाँ से उसे पानी मिल जाए, चाहे वो कुआं हो या फिर नदी का किनारा, छोटा झरना हो। आमतौर पर उत्तराखंड के पहाड़ों में आज तमाम स्रोत मिल जाते हैं, पर उस दिन उसे कोई भी स्रोत नहीं मिल रहा था, कोई भी ताज़े पानी का स्रोत नहीं मिल रहा था। तो अचानक से उसे क्या हुआ कि जंगल में एक कुआं दिखाई देता है। तो अब उसकी जान में जान आई, उसने सोचा कि चलो कुआं तो मिला। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण काफ़ी पानी बहुत ही नीचे लेवल पर उसका पहुंच चुका है। उसने एक छोटी बाल्टी पकड़ी जो कुएं के साथ लगी हुई थी और उसने उसके अंदर अपनी धोती बांधी, अंगोछा बांधा और उस पानी के अंदर पानी लेने की कोशिश की कुएं के अंदर से, पर उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। पानी काफ़ी नीचे था। बहुत कोशिश की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार ट्राई किया, पर फिर भी उसके हाथ पानी नहीं लगा और पूरी तरीके से वो पसीने से भीग गया। वह हार कर पेड़ की ओट लेकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छमछम की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका कि इस जंगल में दोपहर के टाइम में कौन आ सकता है। पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही है। राकेश उसे देखकर एक झटके में बड़ी देर तक एक टकटकी लगाए देखता ही रहा। उस किशोरी की खूबसूरत आवाज़ में उसने राकेश को पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं आपको पानी पिला दूं? राकेश की तो जैसे सुध-बुध खो गई। उसने घबरा कर बोल दिया, हाँ, प्यास लगी है। किशोरी आगे बढ़ी। उसने कुएं की जगत के पास पहुंचा। उसने वो कुएं की जगत माने कुएं के जो चारों तरफ दीवार होती है उसके पास वो पहुंची और अपना हाथ कुएं के अंदर डाला, अंजुलि बनाई, दोनों हाथ जोड़ के पानी इकट्ठा करके और उसने पानी निकाला और राकेश को अपने हाथों से पानी पिलाने लग गई। वह बिना कुछ बोले अपने हाथों से पानी पिलाई जा रही थी और राकेश भी उसकी खूबसूरती में खो के पानी पी रहा था। वो बात अलग थी कि आधा पानी ज़मीन में गिर रहा था, आधा पानी राकेश के मुंह पे जा रहा था, पर राकेश उसकी खूबसूरती पे इतना खो गया था, उसे पता ही नहीं लग रहा था कि वो पानी कैसे ले रही है कुएं के अंदर, जबकि वो तो कुएं के अंदर पानी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसने तमाम कोशिशें कर ली थी, अपना अंगोछा बांध लिया था, अपनी जो लुंगी थी वो बांध ली थी, सब कुछ बांध दिया था, तब भी उसकी बाल्टी कुएं तक नहीं पहुंच रही थी। और वो लड़की कुएं की दीवार के ऊपर बैठ के आराम से पानी निकाल रही थी कुएं के अंदर। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि सदियों की प्यास आज बुझ रही है। यह सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहा। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश कम पानी पी रहा है और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा है। वह असहज होती हुई बोली, और पिलाऊं के बस? राकेश कुछ ना बोल सका, सिर्फ नाम में सर हिला दिया और उसके बाद किशोरी ने प्यार भरी आवाज़ में कहा, अच्छा, मैं अब चलती हूँ। अब राकेश ने कुछ बोला नहीं, हाँ में सर हिला दिया और किशोरी बल खाती हुई जंगल में चली गई। कुछ देर बाद कुएं की जगत पर बैठा रहा। अचानक वो उठा और गायों की ओर चल दिया, लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। अब उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लग गए थे। गायों को लेकर वो राकेश अपने घर पहुंचा और आज वो बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगें हिलोरें मार रही थी और रहकर भी कोई प्यार भरा गीत उसके मन में बार बार गूंज रहा था। भूख प्यास उसकी सब गायब हो गई। वो खोया खोया रहने लगा। हर क्षण बस उसको वो लड़की ही चारों तरफ नज़र आ रही थी। वो उसके खूबसूरत चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, पर लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। करवटें बदलता रहा,
प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड़ गई, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह थर थर डर के मारे थरथरा कर कांपने लगा। उसके बदन में पसीने पसीने उसका बदन हो चुका था। वह जोर से चीखा। तिरभुवन काका और उसकी पत्नी आए तो वो बेहोश हो चुका था। तिरभुवन काका उसके चेहरे पर पानी छिड़कते उन्हें उसको जगाने के बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिशें की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका और इमरती देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। अभी 2 ही लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि राकेश तेज आवाज़ के साथ हवा में खड़ा हुआ और बोला, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन आश्चर्य यह था कि वह हंसी किसी राकेश की नहीं थी, वो जबकि वो लड़की किसी एक लड़की की हंसी थी। अब तो त्रिभुवन काका और इमरती देवी के प्राण सूख गए। वो तेजी से निकले और पास वाले राम खेलवान ओझा के पास पहुंचे और सारा का सारा मांजरा सुना दिया। इस ओझा ने कहा कि जंगल में कोई बात हुई होगी, चलो तुम्हारे घर चल के देखता हूँ। ओझा त्रिभुवन काका और उसकी पत्नी को लेकर जैसे ही घर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आसपास बहुत सारे चमगादड़ मरे पड़े हुए हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़े तो एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट लेती है। राम खेलवान ने कहा, चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और लोगों को भी साथ लेके चलो और वहाँ पर सभी लोग गायत्री मंत्र के साथ ऊंचे ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और घंटा शंख बजाएंगे। कोई भी नहीं डरेगा और तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी चुड़ैल। कभी रोएगी, कभी मायूस होगी, कभी चिल्लाएगी, पर हमको ये पाठ जारी रखना है। त्रिभुवन काका घर पर पहुँचे और राकेश तेज हंसी के साथ चारदीवारी पर चलने लगा। कभी उल्टा चल रहा, कभी सीधा चल रहा। सबने अपने गायत्री मंत्र जाप करने शुरू कर दिए, साथ ही में घंटा शंख आदि बजानी शुरू कर दी। रात के समय इस तरह की आवाज़ें अगल बगल के गांव में भी पहुंची। सब अचंभित हुए और इस गांव की तरफ आने लग गए। तो वहाँ पर ओझा ने भी अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंत्रों की आवाज़ का प्रभाव बढ़ गया और चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराने लग गई। कभी वो उल्टे पांव चलती, कभी छत पे उल्टा चलने लगती, कभी भीड़ पर किसी की तरफ झपटती, कभी तरह तरह के वो चेहरे बनाती, कभी राकेश के चिल्लाने की आवाज़ आती जैसे राकेश को कोई मार रहा हो, लेकिन वो किसी को छू नहीं पाती। लगभग 5 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। सुबह के 5 बजने वाले थे तभी ओझा की नज़र वहाँ पर गिरे गुलाब के फूलों पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। जैसे ही वो उसने फूल उठाने की कोशिश करी, चुड़ैल ने खूब ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाया और एक पत्थर खींच के ओझा के सर पर मारा। ओझा के सर से खून निकलने लग गया, पर ओझा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसे झपक से पल झपकते ही उसने वह फूल आग में डाल दिए। आग में डालते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा और कुछ समय बाद एक बड़ी तेज़ी से धुआं उसके चेहरे से, उसके मुंह से बाहर आने लगा। एक धुएं का गुब्बार उसके मुंह से बाहर निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया और ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी। उसने बताया कि रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वह चुड़ैल उसके पास उस लड़की का रूप बना के आई जो लड़की उसे जंगल में मिली थी। तब मुझे शक हो गया तो मैंने उसका नाम पूछा। वह कुछ नहीं बोली। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे मेरी उंगली में चुभो दिए और जैसे ही इसमें खून लगा, इन कांटों में खून लगा, वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद ही राकेश के साथ त्रिभुवन काका कभी भी उस जंगल में नहीं गए और लोग इस चुड़ैल के प्यार को लेकर काफ़ी अस्तंभ थे, काफ़ी हैरान थे और कई दिनों तक लोगों के बीच में ये बात केंद्र बिंदु बनी रही। उत्तराखंड के जंगलों में आज भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आज भी गूंजती हैं और शाम के टाइम में कोई भी जंगलों की तरफ जाता नहीं है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ और इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।